बेटे कल मैंने आप सभी को पढ़ाया था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था मैंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर का। आज हम कल हमने समझा था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, कौन कौन से आइटम ऐड होंगे और कौन कौन से आइटम माइनस होंगे। और जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि बेटे हम चैप्टर नंबर बैंक 15 का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे हम कल। तो आज मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 लेके आ गया हूँ। आपके पास अगर डीके गोयल बुक है तो आप उसको चेक कर लेंगे एक बार। बाकी मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है डीके गोयल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है रिमझिम लिमिटेड मेंटेन्स ए करंट अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रिमझिम लिमिटेड एक अकाउंट मेंटेन करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 31 मार्च 2017 को। बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश बुक शोज ए डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। ठीक है बेटा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। मैंने आपको बताया था जब भी हम डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। ठीक है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमारा फेवरेबल माना जाता है। फेवरेबल मतलब हमारे पास पैसा है, इट मीन्स कि हम प्लस में लिखेंगे इस आइटम को। ठीक है, क्वेश्चन में पहली एंट्री लिखी हुई है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। पहली एंट्री में वो बोल रहे हैं कि मैंने चेक बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया लेकिन बैंक ने वो चेक अभी तक मेरे खाते में क्रेडिट नहीं किया। सपोज दैट कोई बंदा है एक्स, उसने मुझे चेक दिया है 10,000 का। अब मैं इस 10,000 के चेक को लेके कहाँ चला गया, बैंक में। मैंने इसको बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट। बैंक में डिपॉजिट करने के बाद बैंक ने क्या किया, इसको मेरे खाते में क्रेडिट नहीं किया। तो बेटे मुझे जो यहाँ से पेमेंट मिली थी वो मेरे खाते में तो आई नहीं, और जब मेरे खाते में आई ही नहीं है तो इस आइटम को हम माइनस में लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे इस आइटम को, माइनस में लिखेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट credited by the बैंक बैंक के द्वारा अभी तक वो क्रेडिट नहीं किया गया। तो इसका कितना अमाउंट है, 75,450। तो यहाँ इसको माइनस में लिखेंगे 75,450 रुपीज, क्योंकि बैंक ने जमा करा ही नहीं है। नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो बेटा ये थोड़ी लाइन और अलग हो गई, यहाँ पे आप एक बार और चेक करेंगे। अब थोड़ा सा केस बदल गया। उसने बोला है चेक इशूड फॉर पेमेंट बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। चेक इशूड का मतलब होता है मैंने आपको चेक दिया, जैसे मैं हूं श्रेयांश, ठीक है, ये मेरा नाम लिख दिया। मैंने किसी को पेमेंट करी है एक्स नाम के बंदे को, और मैंने पेमेंट किससे करी है, इसको चेक दिया है मैंने। ठीक है, मैंने इसको चेक से पेमेंट करी है। जब मैंने इसको पेमेंट करी तो ये बंदा अभी तक इस चेक को लेके कहाँ नहीं गया, बैंक में नहीं गया। और जब तक ये बैंक में नहीं जाएगा तो मेरे खाते में से पैसे डिडक्ट नहीं होंगे। और ये बैंक में अगर चला जाता, ये वही वाली एंट्री जो मैंने कल समझाई, बैंक में चला जाता और मेरे पैसे डिडक्ट हो जाते तब तो मैं इसको माइनस में लिखता, लेकिन अभी ये बैंक में गया नहीं तो मेरे पैसे डिडक्ट होंगे भी नहीं। ठीक है, तो ये वाली एंट्री बेटा हम प्लस में लिखेंगे 80,760 रुपीज। यहाँ पे हम लिख देंगे चेक इशूड। चेक इशूड का मतलब होता है हमने किसी को चेक दिया, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो इसको हम प्लस में लिख देंगे। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे प्लस में लिख दिया। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बेटे बैंक चार्जेस का मतलब होता है कि बैंक ने हमें कोई सर्विस देने के बदले हमसे कुछ कमीशन चार्ज किया है या कुछ पैसा चार्ज किया है। बैंक चार्जेस एटीएम चार्जेस भी हो सकते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस भी हो सकते हैं। तो उन चार्जेस को हम माइनस में ही लिखते हैं, क्योंकि बैंक ने तो वो चार्ज माइनस कर दिया होगा ना हमारे अकाउंट में से। जैसे हमारे अकाउंट में 4,000 रुपए पड़े हैं और उन्होंने अपने चार्जेस के पैसे काट लिए 400 रुपए। ठीक है, ये कितना बचेगा आपके पास, ये 3,600 रुपए बचे ना। ये जो उन्होंने चार्जेस काटे हैं ये तो आपकी बुक में से कट गए होंगे ना, बैंक में से तो कट गए। आपके पास मैसेज आ गया योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बिकॉज ऑफ बैंक चार्जेस या मेंटेनेंस चार्जेस, ऐसा कुछ मैसेज आया होगा। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, ये 400 रुपए
अपनी कैश बुक में से माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसकी हेडिंग लिखेंगे बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सेकंड आइटम क्या हो गया, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, रिकॉर्ड नहीं करे गए, अब इनको रिकॉर्ड कर लेंगे। कितने से रिकॉर्ड होंगे बेटे, ये 1135 रुपए से। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, कोई भी एंट्री नहीं समझ में आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पढ़ेंगे, चेक रिसीव बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम ट्रेडर्स, ट्रेड डेप्टर्स। मैंने किसी व्यक्ति को माल बेचा, जैसे श्रेयांश ने किसी भी व्यक्ति को माल बेचा है जिसका नाम है एक्स। एक्स ने क्या किया, इस चेक को जाके मेरे खाते में डाल दिया, मेरे खाते में जाके डाल दिया, इसका मतलब मेरे खाते में पैसा आ गया होगा। और मैंने कल आपको एक एंट्री बताई थी, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इनटू आवर बैंक, तो इसका मतलब बैंक ने तो वो आइटम हमारे खाते में जोड़ दिया होगा। अब हमें उसी आइटम को अपनी कैश बुक में भी जोड़ना है। पैसा बैंक में तो आ गया, लेकिन अब मुझे अपने यहाँ भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ भी लिखेंगे बेटे एड लिखेंगे यहाँ पे चेक रिसीव बाय द बैंक डायरेक्टली या ये भी लिख सकते हैं अमाउंट, अमाउंट डायरेक्टली, डायरेक्टली डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड इन आवर बैंक, इन आवर बैंक बाय ट्रेड डेटर्स, ट्रेड डेटर्स, डेटर्स। ये बेटे सेकंड एंट्री आपकी प्लस वाली सेकंड एंट्री। कितना अमाउंट रिसीव हुआ, 1,35,200 रुपए, तो यहाँ लिख देंगे 1,35,200 रुपीज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री लिखी है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मैंने आपको बोला था, मैंने इसमें इन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम का एग्जांपल ले दिया, मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेटे बाइक परचेज करने का। बाइक जब भी हम ईएमआई पे परचेज करते हैं, हम अपने एटीएम कार्ड का नंबर डाल देंगे और उसमें हम बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, नंबर डालते हैं कि आप हमारे खाते से इतने अमाउंट की किस्त, एक फिक्स अमाउंट की किस्त हर महीने हमारे अकाउंट से काटते रहें और हीरो कंपनी को देते रहें या सुजुकी कंपनी को देते रहें। ठीक है, ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं हमारे, किसको, हमारे बैंक अकाउंट को। जो बैंक, जिस बैंक में हमारा खाता है, हम उन बैंक वालों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप हमारे खाते में से 3,000 रुपए, 4,000 रुपए ईएमआई के तौर पर काटते रहिए और उस पर्टिकुलर कंपनी को देते रहिए। ठीक है, जिससे हमने कोई सामान खरीदा होगा। तो यहाँ पे हमें इंश्योरेंस प्रीमियम देना है। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करें तो अब हमें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम paid by the bank, paid by the bank on our standing, on our standing instruction, इंस्ट्रक्शंस, हमारे निर्देश पर बैंक ने हमारे बिहाफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दी। 15,400 रुपए की उन्होंने पे कर दी इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक, इसके बाद लिखा है इन्होंने डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इन्होंने लिखा है डिविडेंड बैंक के द्वारा कलेक्ट कर लिया गया। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, डिविडेंड होता है जैसे हम कोई किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, कंपनी को उन शेयर्स पे अगर फायदा होता है तो कंपनी हमें कुछ डिविडेंड देती है, डिविडेंड बोलते हैं लाभांश। और नॉर्मल सी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो प्रॉफिट। कंपनी क्या करती है, अपना थोड़ा सा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके हमें दे देती है। ठीक है, तो क्या है ये, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक, हमारे बैंक अकाउंट में वो डिविडेंड आ गया तो बैंक ने तो प्लस कर दिया होगा हमारे अकाउंट में, लेकिन अभी हमने अपनी कैश बुक में प्लस नहीं करा, अब हमें वो प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस अमाउंट में लिख देंगे, इसको यहाँ लिखेंगे डिविडेंड, डिविडेंड कलेक्टेड, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने डिविडेंड को कलेक्ट कर लिया है। 1,000 रुपए से कर लिया है। कितने से किया है, 1,000 रुपए से किया है। और यहाँ पे बेटे मैं एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ पे डेट डालना जरूरी होता है, 31 मार्च 2017। मेरी बुक में बेटे थोड़ा ओल्ड मॉडल है तो यहाँ पे 2017 हो सकता है। आप अपनी लेटेस्ट बुक के हिसाब से ईयर को चेंज कर लेना, बाकी क्वेश्चन यही रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन यही रहेगा।
इसके अब टोटल कर लेंगे, प्लस वाली साइड का और माइनस वाली साइड का जितना भी आएगा टोटल कर लेंगे इसका। यहाँ होगा 60, ये हो जाएगा 12, 11, 17, 3। ये कितना हो जाएगा हमारा 5, 8, 9, 11, 9। ये हो गया बेटे 91985, ये हो गया 371260। एक साइड बड़ी आ रही है, एक साइड छोटी आ रही है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ बैलेंसिंग करनी पड़ती है ना, डिफरेंस को हमें दूर करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 7, और यहाँ बचेगा 11 में से 9 गया 2 बचेगा, ये यहाँ पे बचेगा 10 में से 1 गया 9, और यहाँ कितना बचने वाला है, 16 में से 9 गया 7, यहाँ कितना बचेगा बेटे, यहाँ बचेगा 2। आंसर चेक कर लेते हैं, 279275, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। जौन सी साइड छोटी होगी वहां अमाउंट लिख दिया जाएगा, यहाँ लिख दिया जाएगा क्या लिखेंगे बेटे इसमें, डेबिट बैलेंस है ना, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आपका आंसर आने वाला है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। यहाँ लिखेंगे क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आपका आंसर आया है 279275। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए फायदेमंद होता है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो क्रेडिट बैलेंस पासबुक का है, तो हम इस बैलेंस को किधर लिखेंगे, इसको हम इधर लिखेंगे 279275। ठीक है बेटे, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए बेटे क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको होमवर्क से करने हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 और 3 ये आपका क्या बेटे होमवर्क है। ठीक है, इसको अच्छे से करके लाएंगे, और कोई क्वेरी आती है सवाल को करते वक्त तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।